Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने सेंटर ऑफ मास स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ स्पेशल फेमस शेप्स के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने वाला हूँ, विच यू ऑलरेडी प्रॉब्ली नो, क्योंकि बहुत फेमस हैं। सबको पता है कि सर्कल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। मैं फिर भी फॉर्मली यहाँ पे लिखवा देता हूँ उसे। एक साइड हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, दूसरी साइड इसका सेंटर ऑफ मास। डायग्राम के साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कहाँ पर इनके सेंटर ऑफ मास होते हैं ऑफिशियली। ओके, first body is uniform hollow sphere. यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, तो एंड सॉलिड स्फीयर। और यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर पे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर दोनों के लिए। तो दिस इज़ द स्फीयर, इसके सेंटर पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। सेकंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और डिस्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इन दोनों का भी सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ रिंग या सेंटर ऑफ डिस्क पर। तो दिस इज़ रिंग और डिस्क, तो ये सेंटर ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज़ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का भी हमने पीछे डेरिवेशन में निकाला, मिड पॉइंट पर आता है। सो दिस इज़ द रॉड, so this will be the center of mass point at midpoint of the rod. Fourth, a plane lamina, rectangular या स्क्वायर लेमिना। तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और पैरेललोग्राम शेप का भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो इन सब के लिए जो सेंटर ऑफ मास है, इट इज़ एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ diagonals. So suppose this is the lamina, so these are the diagonals intersection point, this will be our center of mass. Fifth body is triangular plane lamina, triangular plane lamina. So for this it will be at the intersection of medians, intersection of medians. तो ट्राइंगल में मीडियन लाइंस जो होती हैं उनके इंटरसेक्शन पर ये लाई करेगा। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, these will be the medians, and here it is our center of mass. Next body is rectangular or cubical block, rectangular और cubical block, यानी cuboid और cube basically. cuboid और क्यूब। सो इनके लिए होता है ये अगेन इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। नेक्स्ट सेवेंथ है हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, it for this it is at midpoint of the axis of cylinder, midpoint of the axis of cylinder.
So this is the axis and this is the center of mass at midpoint. Next one is pyramid or cone shape. कोन शेप बॉडी, इसके लिए होता है बेस से h/4 हाइट पर या टॉप से 3h/4 हाइट पर. सो इफ़ दिस इज़ द कोन स्ट्रक्चर, सो द सेंटर ऑफ मास, ये इसकी हाइट है, सेंटर ऑफ मास विल बी हेयर which is at h/4 height from the base, mid center of the base. At h/4 height from the center of the base. ओके तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस हैं फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल बॉडीज़. ये हमें याद रखनी है. ऑलमोस्ट सारी आप जानते ही हो सकता है आपको कौन का ना पता हो, बाकी सबका आपको पता ही होगा. सो बस एक ही आपको याद करना है, बाकी आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स about center of mass. Okay, first point, the position of center of mass of a system is independent of the choice of coordinate system. मीनिंग जैसे कि सर्कल के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी ले लो, वो हमेशा सेंटर पे ही आएगा सर्कल के, वो चेंज नहीं होगा. सेकंड, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास depends on the shape and size of the body and the distribution of mass. तो एक अगर जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट करता है. एक तरफ अगर मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उस साइड में ही होगा, its mass. Hence it may lie within or outside of the material of the body. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है. इसका जो सिस्टम है उसके 3 मून्स होते हैं. सबसे बड़ा मून उसका कैरन है. तो कैरन का साइज़ प्लूटो के कंपैरिजन में इतना काफ़ी कंसिडरेबली लार्ज है कि उन दोनों का बीच का जो सेंटर ऑफ मास है, उनके सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, वो प्लूटो की बॉडी के अंदर लाई नहीं करता, वो प्लूटो से बाहर लाई करता है. सो दे टेक्निकली बोथ रिवॉल्व अराउंड अ कॉमन पॉइंट. द कैरन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड प्लूटो, बट प्लूटो और कैरन बोथ रिवॉल्व अराउंड अ कॉमन पॉइंट. सो रफली ये केस है उनका. दिस इज़ प्लूटो, दिस इज़ कैरन. सो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है एंड दे बोथ रिवॉल्व अराउंड दिस पॉइंट. Okay, next, third point, the center of mass changes its position only under the translatory motion. Full stop. There is no effect ट्रांसलेटरी मोशन और रोलिंग मोशन में भी. और रोलिंग मोशन में भी क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन का जो पार्ट होता है वही कराता है चेंज. रोटेशन मोशन का सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन
on center of mass of a body. Fourth point, the concept of center of mass proves that the laws of mechanics which are true for a point mass are equally valid for all macroscopic bodies. तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि हर टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ये जो सेंटर ऑफ मास के रूल्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, and their masses we can get the combined center of mass by treating various parts as point objects whose masses are connected at their respective center of masses. Center of masses. ओके, फिफ्थ पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है एक्चुअली. जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसके हमने ये सेक्शंस कर दिए, 4 सेक्शंस कर दिए. अब इन 4 सेक्शन का अगर हमें इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पता है, इस फर्स्ट सेक्शन का यहाँ पर है, सेकंड का यहाँ पर है, थर्ड का यहाँ पर है, फोर्थ का यहाँ पर है, तो इसको हम चारों सेंटर ऑफ मास को इंडिविजुअल पॉइंट्स लेके और टोटल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. जो फाइनल सेंटर ऑफ मास आएगा वो हमारा यहाँ पे हम निकाल सकते हैं. ये मीनिंग है इस पॉइंट का, ये हमें न्यूमेरिकल्स में और क्लियरली समझ में आएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, although the center of mass is just a geometrical position, पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बस एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट है. बट इट हैज़ अ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ये कोई एक्चुअल में फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन होती है. ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है. ओके, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन इस पर करा के बताता हूँ जो इसके डिवीज़न को आराम से समझाएगा. सपोज हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, परफेक्टली स्क्वायर शेप है, और इसकी हमने इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऑब्वियसली ये डायगनल्स या इसकी जो 2 मिड पॉइंट्स की एक्सेस हैं जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा. सेंटर ऑफ मास ये O पॉइंट पर है यहाँ पे इसका. ओके, सो दीज आर सम नेम ऑफ सेक्शंस. ये 1 सेक्शन है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है. क्या होगा अगर हम इनमें से एक सेक्शन को हटाएं या मल्टीपल सेक्शंस को हटाएं? तो पहले अगर हमने फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सपोज फर्स्ट सेक्शन को या सेकंड सेक्शन को हटा दिया. इफ़ सेकंड सेक्शन इज़ रिमूव्ड, तो क्या फ़र्क पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पर? तो अगर हमने सेकंड सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया तो हमारे पास सिर्फ
ये पोर्शन रह जाएगा। तो यहाँ से मास गायब हो गया, यहाँ से मास गायब हो गया। तो एक पहले मास जो था वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट था, अब एक तरफ मास ज़्यादा हो गया है। तो जिधर से मास कम हुआ है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा 3 वाले सेक्शन में। ये चेंज हो जाएगा। सो in this case center of mass will shift towards section 3 उसके अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने निकाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड, सिमिलरली इफ 1 and 2 both are removed, if first and second section both are removed, then what will happen with center of mass? ओके, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमने रिमूव कर दिया, तो इसमें क्या हुआ कि ये नीचे सिर्फ पोर्शन बचा, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन गायब हो गया। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ से मास हटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो इन दिस केस center of mass will shift below point O on y-axis। थर्ड डायग्राम में इसको देख के और अच्छे से एनालाइज करना है क्यों हो रहा है ऐसा। थर्ड पॉइंट, इफ द 1 and 3, हम 1 and 3 को यहाँ से रिमूव करते हैं, से 2 और 3 को रिमूव करते हैं। ओके, 2 और 3 को रिमूव करने से क्या होगा? इफ़ सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन आर रिमूव्ड, ओके, तो देखो डायग्राम में ध्यान से, सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन अगर रिमूव कर दिया हमने, तो अपोजिट साइड से सेक्शन हमने रिमूव किया है, अपोजिट साइड से सेक्शन रिमूव किया है, यानी जो अगर हम सिर्फ सेकंड को रिमूव करते तो थर्ड की तरफ शिफ्ट होता, अगर सिर्फ थर्ड को रिमूव करते तो सेकंड की तरफ शिफ्ट होता। तो सेकंड और थर्ड अगर हमने दोनों को रिमूव कर दिया अपोजिट डायरेक्शन से, तो जो सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया, यानी इस केस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। सो इन दिस केस सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज्ड एट पॉइंट O। Okay, fourth point is if 1, 2, 3 are removed, if sections first, second and third are removed, तो इस केस में क्या होगा ये आपको खुद पता लगाना है, ये खुद सॉल्व करना, किधर चेंज आएगा, किधर शिफ्ट करेगा पॉइंट जो हमारा सेंटर ऑफ मास है। और लास्ट है, इफ़ ऑल सेक्शंस आर रिमूव्ड, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा वो हमें बताना है। ओके, इसको खुद ट्राई करना, इन दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस के क्या आंसर आएंगे ये खुद निकालना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सिंपल टॉपिक है, हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाला हुआ है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आता है आर वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसका फॉर्मूला था। ओके, सो अब नीचे वाले को अगर हम टोटल मास m कर दें तो ये हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ से ये हो जाएगा m r वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन। ओके, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो जाएगा यहाँ से, और r यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, तो RCM कर देता हूँ मैं। सो ये हो गया, m बाहर आ गया, कांस्टेंट है, dRCM वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू m1 बाहर dR1 वेक्टर अपॉन dt
m2 bar dr2 vector upon dt and so on. So drcm upon dt क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ वेलोसिटी. तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की आएगी. सो इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दीज विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स. डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास. ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला है. तो सिमिलर आ रहा है, बस हमने आर की जगह हटा के वी कर दिया है. याद करना बहुत आसान है, कोई भी चेंज नहीं है, बस आर हटा के वी कर देना है. शॉर्ट में लिखना चाहें तो वी सी एम वैक्टर इक्वल्स टू सिग्मा एम आई वी आई वेक्टर आई इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल मास. ये आ जाएगा. ओके ठीक है. अब इसी तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो सिमिलरली मैं कर देता हूँ. इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा. डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये डी वी सी एम वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एम सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई डी वी आई अपॉन डी टी वैक्टर. सो ये हो गया यहाँ से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 1 अपॉन एम सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आई ए आई वैक्टर. ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो भी सिमिलरली जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला है वैसा ही फॉर्मूला बनता है और वहाँ से ऐसी रेस्पेक्टिव वैल्यू लगा के हम निकाल सकते हैं उसको इजीली. ओके तो ये मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया. नेक्स्ट इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेंटर ऑफ मास की. एग्जांपल्स हमें देखना है यहाँ पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के एग्जांपल्स, उनकी बात करते हैं. Some examples of motion of center of mass. Motion of center of mass. First, when a radioactive nucleus radiates alpha particle, their center of mass remain unchanged because it happened due to an internal force. Due to internal forces. Second, if a stationary bomb exploded, center of mass will remain unchanged because it happened due to internal forces. Third, if a bomb was thrown on a projectile path and then it exploded during the motion, then the center of mass of all the exploded particles will keep on moving with the same initial speed, unchanged as before.
तो एक्सप्लोजन का सेंटर ऑफ मास की कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा था तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, उसी वेलोसिटी से, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, द मोशन ऑफ मून and around earth, moon around earth happen around about a common center of mass. Similarly, for other motions like motion of earth around sun, or the motion of two stars around each other, in a binary star system. Okay, so these are some examples of motion of center of mass.